आज का टॉपिक है आमेनोरिया, एहतिबास तम्स। डेफिनेशन: एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फीमेल में 14 से 16 साल हो जाने के बावजूद मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसे हम कहेंगे आमेनोरिया। ये कोई डिसीज नहीं है, एक सिम्टम है। मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट के लिए और उसकी कंटिन्यूएशन के लिए कुछ ज़रूरी फैक्टर्स हैं जो होना ज़रूरी हैं। जैसे फीमेल में क्रोमोसोमल पैटर्न जो नॉर्मल है 23 ऑटो क्रोमोसोम एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम, वो उसका होना ज़रूरी है। सेकंड है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस, इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज होने के बाद वो पिट्यूटरी पे एक्ट करे और पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन का रिलीज होना, फिर ये गोनाडोट्रोपिन्स ओवर के फॉलिकल पे असरअंदाज होते हैं, फिर वहाँ से वो हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो इस एक्सिस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल प्रेजेंस एंड पेटेंसी ऑफ आउटफ्लो ट्रैक। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जहाँ से वजाइना से बाहर आती है, दैट मीन्स फ्रॉम एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, वजाइना एंड इंट्राइटस, इन पूरे ट्रैक में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और ये एनाटॉमिकली प्रेजेंट होना चाहिए। कभी कभी यूट्रस का हाइपोप्लेसिया होता है या फिर वो एब्सेंट भी हो जाता है, या वजाइना का आजेनेसिस हो जाता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं आउटफ्लो ट्रैक में। ये नॉर्मल होना चाहिए और खुला हुआ होना चाहिए, पैटेंसी होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियम। क्योंकि एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग होती है, हार्मोन्स का इफेक्ट एंडोमेट्रियम में होता है, तो एंडोमेट्रियम को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वो हार्मोन को रिस्पॉन्स दे सके, और उसका रिस्पॉन्स ये है कि वो शेड आउट होता है और उसके ज़रिए ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है एक्टिव सपोर्ट ऑफ थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। चूँकि नॉर्मल मेच्योरेशन में हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस के साथ साथ थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड का भी कुछ रोल होता है, इसलिए इनका नॉर्मल होना ज़रूरी है। इसकी टाइप्स हैं, बेसिकली इसको फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फिजियोलॉजिकल आमेनोरिया को अगेन 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी आमेनोरिया एंड सेकेंडरी आमेनोरिया, विच इज़ फिजियोलॉजिकल। इसमें कोई डिसीज़ नहीं होती, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मेंसेस नहीं आते। पैथोलॉजिकल में एक कंसील्ड, इसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन पेशेंट को दिखाई नहीं देती। उसकी 2 टाइप से है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। पैदाइशी कोई नुक्स हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हमको बाहर दिखाई ना देवे, या फिर एक्वायर्ड, बाद में वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए। सेकंड इसकी टाइप है ट्रू आमेनोरिया, पैथोलॉजिकल आमेनोरिया, जिसकी 2 टाइप्स है, एक प्राइमरी पैथोलॉजिकल आमेनोरिया और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल आमेनोरिया। तो हम पहला देखेंगे फिजियोलॉजिकल प्राइमरी आमेनोरिया। जो कि प्यूबर्टी से पहले होता है। उसकी वजह होती है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स वो इतने एडिक्वेट नहीं होते हैं कि ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर सके ताकि वो एस्ट्रोजेनेसिस कर सके। उनका फंक्शन है
हार्मोन्स का प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन ना होने की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और वो सफिशिएंट नहीं होते कि वो एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग का सबब बन सके। इसलिए बिफोर प्यूबर्टी मेंसेस नहीं आते, जो कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसमें 3 कंडीशन है। नंबर 1 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेकंड ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड थर्ड आफ्टर मेनोपॉज। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमेनोरिया होने का वजह क्या है वो देखेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चूंकि कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन को सप्रेस कर देती हैं। जब गोनेडोट्रोफिन का सप्रेशन होता है तो वो ओवरियन फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं कर पाते और वहाँ से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होती। ड्यूरिंग लैक्टेशन, इस कंडीशन में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है और ये प्रोलैक्टिन दूसरे हार्मोन को रिस्पॉन्स होने नहीं देते, ओवरी को इनहिबिट करते हैं, उसको रोक देते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से दूसरे हार्मोन्स ओवरी पे असरअंदाज नहीं होते, जैसे कि एस्ट्रोजन, इसलिए फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होती और हाइपो एस्ट्रोजेनिक कंडीशन पैदा होती है और जिसकी नतीजे में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। फॉलोइंग मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज, चूँकि फॉलिकल्स नहीं होते, फॉलिकल सब खत्म हो जाते हैं, इसलिए गोनाडोट्रोफिन को एक्ट करने के लिए कोई फॉलिकल्स नहीं रहते, फॉलिकल्स पे एक्शन नहीं होता, इसलिए एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी नहीं होता और नो एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग। जब भी एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग नहीं होगी। अब पैथोलॉजिकल में कंसील्ड और ट्रू टाइप 2 होती है, तो उसमें नंबर 1 हम देखेंगे कंसील्ड टाइप, जिसको हम क्रिप्टोमिनोरिया भी कहते हैं, मख्फी तम्स, छुपा हुआ तम्स। क्योंकि इसमें पीरियोडिक एंडोमेट्रियम शेडिंग भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाता जेनाइटल ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसे हम कंसील्ड एमेनोरिया भी कहते हैं। सो देयर इज अ पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग, but menstrual blood fails to come out from genital tract due to obstruction in passage। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है वो देखेंगे। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन 2 तरीके से होता है, एक तो कंजेनाइटल उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर बाद में हो जाए, उसको एक्वायर्ड बोलेंगे हम। तो कंजेनाइटल देखते हैं, कंजेनाइटल क्रिप्टोमिनोरिया, इसकी 3 वजह बताई गई है। नंबर 1 इम्परफोरेटेड हाइमन, सेकंड है ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम एंड थर्ड है एट्रेजिया ऑफ अपर थर्ड ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स। नंबर 1 इम्परफोरेटेड हाइमन, क्योंकि हाइमन में नॉर्मली एक परफोरेशन होता है, वो वहाँ से ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाहर आती है वजाइनल इंट्रोइटस से और पेशेंट को दिखाई देती है। ये इम्परफोरेटेड हाइमन है, इसमें ओपनिंग नहीं होती और इसकी वजह है फेलियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल सेल्स ऑफ म्यूलिरियन एमिनेंस। म्यूलिरियन एमिनेंस के जो सेल्स हैं उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए ये इम्परफोरेटेड हाइमन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसी फीमेल जिसमें इम्परफोरेटेड हाइमन है उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे वो देखेंगे। इसमें पेशेंट 14 ईयर्स, 15 या 16 ईयर्स की होगी, उसके साथ उसको पीरियोडिक एब्डोमिनल पेन होगा जो कि कंटिन्यूअस होता है। थर्ड है इसमें प्राइमरी एमेनोरिया होगा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, पेशेंट कंप्लेन करेगी अभी तक उसको मेंसेस नहीं आए।
नेक्स्ट है यूरिनरी सिम्टम, जिसमें है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन या फिर डिस्यूरिया, और कभी कभी पेशेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन की भी कंप्लेन करता है, और कुछ पेशेंट सिर्फ रिटेंशन ऑफ यूरिन उनका प्रेजेंटिंग फीचर होता है, दूसरा कोई कंप्लेन ना करते हुए डायरेक्ट रिटेंशन ऑफ यूरिन का कंप्लेन करते हैं। और यह रिटेंशन इज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के इलोंगेशन की वजह से रिटेंशन होता है। ऐसे पेशेंट में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हमको सुप्राप्यूबिक स्वेलिंग मिलेगी। अब ये स्वेलिंग यूट्राइन स्वेलिंग है या फुल ब्लडर की वजह से स्वेलिंग है, इसको कंफर्म करने के लिए हम कैथेटराइजेशन करेंगे। कैथेटराइजेशन करने के बाद अगर स्वेलिंग डिसअपियर हो जाती है तो ये फुल ब्लडर की वजह से है, और कैथेटराइजेशन के बाद भी अगर स्वेलिंग परसिस्ट रहती है तो ये यूट्राइन स्वेलिंग है। वाल्वल इंस्पेक्शन करेंगे हम, थ्रू वजाना देखने पर हमको बल्जिंग टेंस मेम्ब्रेन दिखाई देगी जो कि ब्लूइश होगी, क्योंकि हैमन के पीछे ब्लड का कलेक्शन होता है, इसलिए हमको वो ब्लूइश दिखाई देगी। अब हमारी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जिसमें यूएसजी नंबर 1 है। उसमें फाइंडिंग हमको ब्लीडिंग के कलेक्शन पर होती है, दैट इज ब्लीडिंग अगर 1-2 महीने की ब्लीडिंग है और वो उसका कलेक्शन हाइमन के पीछे हुआ है तो वो वजाना को डिस्टेंड करेगा, और वो कंडीशन कहलाती है हेमेटोकॉल्पस। सेकंड है 2-3 मेंसेस और हो जाने के बाद ब्लड यूट्रस में जमा हो जाता है, और वो कंडीशन हेमेटोमेट्रा की कहलाती है। और ज़्यादा लेट कंडीशन में या निग्लेक्टेड केसेस में फेलोपियन ट्यूब का एंड एडिजन्स की वजह से क्लोज हो जाता है और ब्लड ट्यूब को डिस्टेंड करता है, जिसे हम हिमेटोसल्पिंग्स कहते हैं। यूएसजी करने पर यह रिवील करता है कंडीशन को हेमेटोकॉल्पस है या हेमेटोमेट्रा है, ब्लड कहाँ तक जमा हुआ है, वजाना या उसके आगे यूट्रस तक आ चुका है। ट्रीटमेंट देखेंगे, अगर इम्परफोरेटेड हाइमन की वजह से ये कंडीशन हुई है तो हम उसमें क्रूशिएट इंसिजन लगाएंगे, और अगर क्रूशिएट इंसिजन लगाने के बाद ब्लड को स्पॉन्टेनियस देंगे, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं देना है और ना ही इंटरनल एग्जामिनेशन करना है। अगर हमको रेसिडुअल फैक्टर मालूम करना है, कोई इंसिजन सही नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पीरियड में उसकी ब्लीडिंग खत्म होने पर इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर वजाइनल सेप्टम की वजह से क्रिप्टोमेनोरिया है तो वी हैव टू डू सर्जिकल रिमूवल ऑफ सेप्टम को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, अगर उसका वजाइनल एट्रेजिया की वजह से क्रिप्टोमेनोरिया हो रहा है तो उसमें हम वजाइनोप्लास्टी करेंगे। अब एक्वायर्ड क्रिप्टोमेनोरिया देखेंगे, जिसकी वजह कॉजेज हैं। नंबर 1, स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स, जो कि फॉलोइंग कंडीशन के बाद होती है, जैसे एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स या फिर डीप कॉटराइजेशन या कोनाइजेशन। इन 3 प्रोसीजर के बाद सर्विक्स में स्टेनोसिस हो सकती है और ये क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन पैदा करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वजाइनल एट्रेजिया फॉलोइंग डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी। अगर किसी पेशेंट में डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी है, उसके बाद में वजाइना में
स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है वो पेटेंसी को ख़त्म कर देता है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन पैदा होती है। अब इसकी पैथोलॉजी यह है कि इसमें ब्लड सिर्फ यूट्राइन कैविटी में जमा होता है, क्योंकि सर्विक्स इसमें स्टेनोसिस हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ यूट्राइन कैविटी रहती है, वहाँ पे ब्लड जमा होता है। या फिर ज़्यादा लेट केसेस में या निगलेक्टेड केसेस में ब्लड ट्यूब तक एक्यूमुलेट हो जाता है और फिब्रियल एंड क्लोज होने की वजह से ये हीमेटोसल्फिंग्स की कंडीशन पैदा करता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है आमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, पेशेंट कंप्लेंट करेगी मेंसेस नहीं आ रहे हैं। सेकंड है पीरियोडिक लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन में एब्डोमिनल पेन होगा जो कि पीरियोडिक है, हर महीने उसको पेन होगा। पेल्विक एग्जामिनेशन करने पर हमको वजाइना में या सर्विक्स में जो पैथोलॉजी है वो दिखाई देगी। अगर ये कंडीशन स्टेनोसिस ऑफ सर्विक्स की वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट होगा डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, हम सर्विक्स को डायलेट करेंगे। और अगर एक्वायर्ड क्रिप्टोमेनोरिया की वजह सेकेंडरी वजाइनल एट्रेसिया है तो वी हैव टू डू रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। थैंक यू।